वेलकम टू एडुविज़ार्ड। मेरा नाम है पंकज यादव और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम जो सीरीज चलाए थे जीके की, जिसमें स्टैटिक पोर्शन हम कवर कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं। तो उसमें जो हमारा आज का जो है सेट 2 है। तो पिछले जो 15 क्वेश्चंस थे, आज के सेट में मैं 15 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं और इन 15 क्वेश्चन से करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा समझ में आएंगी इनको करने के बाद, क्योंकि मैं इनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वो क्या उसमें ये दिया गया कि मुद्रास्फीति, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति हिंदी में होता है मुद्रास्फीति और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है सबसे सर्वाधिक बुरा प्रभाव? इन्फ्लेशन का। तो ऑप्शन ए दिया गया निश्चित आय के व्यक्ति पर, बी उद्योगपति पर, सी मजदूरों पर और डी जो है व्यापारियों पर। तो मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वो जो है निश्चित आय के व्यक्तियों पर पड़ता है। क्योंकि क्या होती है, जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है, फिक्स्ड इनकम वालों की जो व्यक्ति हैं, जिनको मान लो महीने में या सालाना जो एक फिक्स इनकम आनी है, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें होता क्या है कि जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर जाती है। किसके कंपैरिजन में? डॉलर के कंपैरिजन में। मान लो पहले $1 जो था 70 रुपये का था, अब जो है $1 80 रुपये के कंपैरिजन में आ गया। तो हम जो सामान बाहर से मंगा रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, उससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएगी और हमें क्या करना पड़ेगा, उस सामान को खरीदने में हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो रुपए की वैल्यू है गिर चुकी है और हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है क्या किसके ऊपर पड़ता है? जो फिक्स्ड इनकम वाले व्यक्ति हैं या निश्चित आय के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? यानी कि ये 4 अर्थशास्त्री दिए गए हैं कि बोले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें रोलिंग प्लान की हिमायत की, यानी कि रोलिंग प्लान होना चाहिए। ये किसने कहा है? पहले ऑप्शन में है AK सेन, दूसरे ऑप्शन है बी ऑप्शन है गुन्नार मिर्डल, और सी ऑप्शन है एस चक्रवर्ती, और डी ऑप्शन है आर्थर लुइस। तो जो विकासशील जो देश हैं उनमें जो रोलिंग प्लान की हिमायत की थी वो थे गुन्नार मिर्डल। उनका नाम था गुन्नार मिर्डल। इन्होंने क्या करी थी, हिमायत करी है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें रोलिंग प्लान की। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुक लिखी, जिसका नाम था एशियन ड्रामा। इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था क्या है, एशियन ड्रामा। जिसमें इन्होंने क्या करी है, जो एशिया में जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अपना उसमें विवरण दिया है, यानी कि उसके बारे में लिखा है। एशिया के जो देश, जो गरीब देश हैं उनके बारे में लिखा है। तो और हमारे यहाँ जो रोलिंग प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो रोलिंग प्लान हमारा जो था फिफ्थ, जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, यानी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हमारा क्या हुआ था, रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हमारा क्या किया, रोलिंग प्लान को क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक आप एक जरूर याद रखिएगा, गुन्नार मिडाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो बुक लिखी थी उनने, एशियन ड्रामा। ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा, 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था। ठीक है। तो जिसका प्रधान होता था, यानी कि 8 मंत्री होते थे, उनको अष्टप्रधान कहा था। अब इनका भी जो एक प्रधान यानी कि चीफ होता था, उसको क्या कहते थे? ऑप्शन दे रखा है, सैर नौबत, दबीर या सुमंत, ऑप्शन सी है मजूमदार या अमात्य, और ऑप्शन डी पेशवा। तो आपको पता होगा, आपने कई बार मूवी में भी देखा होगा कि पेशवा जो था वो क्या बोलते थे, जो अष्टप्रधान का प्रधान होता था उसको हम बोलते थे पेशवा। ठीक है। तो पहले जो पेशवा थे उनका नाम क्या था? बालाजी, बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था उनका? पहले जो पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। नाम था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद जो पेशवा आए हैं, तो बालाजी बाजीराव, उन्होंने क्या किया, जो पेशवा है इस पद को वंशानुगत बना दिया, यानी कि एक पेशवा बने, उनके बेटे बनेंगे, उनके पौत्र बनेंगे, ऐसे कर दिया कि वंशानुगत बना दिया। किसने कर दिया उसको? बालाजी बाजीराव ने। ठीक है। तो आपको कुछ इसमें जानकारी मिल गई होगी। हम अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि निम्नलिखित हिंदू धर्म रिलीजियस टीचर जो थे को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था। ठीक है, इबादत खाने में बुलाया गया था, किसको बुलाया गया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जो हिंदू रिलीजियस टीचर थे जिनको सम्राट अकबर के रिलीजियस खाने में बुलाया गया था, तो वो क्या थे, वो थे हरिविजय सूरी। ऑप्शन है हरिविजय सूरी, पुरुषोत्तम भानुचंद्र उपाध्याय, विजय विजय सेन सूरी। तो हरिविजय सूरी को बुलाया गया था जिनको इन्होंने क्या थी, जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने क्या कहते, हरविजय सूरी को क्या दी थी, जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया था। तो कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में किस में से नहीं पाया, किस में नहीं पाया था, तो हमारे ऑप्शन हैं पनीर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मक्खन। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है सब नहीं पाया जाता, वो नहीं पाया जाता है किसमें, पालक में नहीं पाया जाता। ठीक है, पालक में क्या पाया जाता है, पालक में पाया जाता आयरन, पालक में पाया जाता आयरन या लोहा, पालक में पाया था आयरन या लोहा। ठीक है, जो और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखने की जरूरत है, जो मछली होती है उसके लीवर से हमको क्या मिलती है, विटामिन डी मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन डी। मछली के लीवर में से जो तेल निकलता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, और हम जो मछली और मांस होते हैं उसमें सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो कोई भी मांस हो या मछली का मांस हो या दूसरे जो हम मांस खाते हैं, लोग खाते हैं, उसमें क्या कहता है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार या वीटो का उपयोग किस में करती हैं। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 महाशक्तियाँ हैं, वीटो का पावर किस चीज़ में है, उनको किस में मिल रहा है उनको वीटो का अपना इस्तेमाल करने का। आपने कई बार सुना होगा कि आज चाइना ने वीटो का प्रयोग कर दिया, कहाँ करती है। ठीक है, तो पहला सुरक्षा परिषद, न्यायशीता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और महासभा। तो आपको पता होना चाहिए जो ये सुरक्षा परिषद होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें क्या होता है, वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर होते हैं। यूनाइटेड नेशन में कुल 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें से क्या है, 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो 5 कितने कितने मेंबर्स हैं परमानेंट, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 जो है टेम्परेरी मेंबर्स हैं। ठीक है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें क्या है, परमानेंट मेंबर्स में यूएस है, रशिया है, चाइना है, और कौन है, ब्रिटेन है। यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस, एक फ्रांस भी है। ठीक है, और टेम्परेरी मेंबर्स में क्या होते हैं, हर 2 साल पे बदलते रहते हैं टेम्परेरी मेंबर का जो पद मिलता है। तो अभी इंडिया को टेम्परेरी मेंबर की पद मिली है, जिसमें 1 जून 2021 से 2 साल तक इंडिया टेम्परेरी मेंबर रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, जिसमें से इंडिया को 184 वोट्स मिले थे, कितने में से, 192 में से, उस पे से 184 वोट्स 192 में से पाके इंडिया को ये मेंबरशिप मिली है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई होंगी। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डेटा प्रेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रेसिंग से हम क्या समझते हैं, तो हमसे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर का कार्यक्रम, और वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना और गणना कार्य करना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वाणिज्य उपयोग के लिए क्या करना, जानकारी तैयार करना। यानी कि डेटा प्रेसिंग में होता क्या है कि जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के डेटा होते हैं उसको जुटाकर उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिससे हम क्या कर सकेंगे, आगे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो डेटा प्रेसिंग का जो हमारा अर्थ है वो होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी जानकारी तैयार करना। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे। जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराया, गोल्डन टेम्पल को बनाने के लिए भूमि किसने दी थी। तो ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है गुरु गोविंद सिंह, और डी है शाहजहां। तो ये ऑप्शन तो आपको ऐसे दिख रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने नहीं दी थी। तो इसमें क्या हुआ, अकबर ने क्या करा है, अकबर ने जो है स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए जमीन दी थी, किसको दी थी, गुरु गुरु रामदास को, गुरु रामदास को। उन्होंने 500 बीघा जमीन जो दी, अमृतसर में 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दी थी। ठीक है, मगर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो जो सिख के 5वें गुरु थे, कितने, 5वें गुरु अर्जुन सिंह देव, उन्होंने जो है गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया है अमृतसर में।
ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ज़मीन किसने दी, अकबर ने दी। किसको दी, गुरु रामदास को दी थी। उसके बाद गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया, वो पांचवें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव सिंह। और कितनी जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर में। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है। तो आपने सुना होगा कि जो जो कैबिनेट में होते हैं मिनिस्टर्स किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हैं, ना कि वो राज्यसभा के होते हैं, ना दोनों के, ना राष्ट्रपति के। तो ये जो होते हैं किसके होते हैं, कैबिनेट के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करते इस पर, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो एक खो खो खेल है, यानी कि खो खो जो है गेम है, उसमें कितने क्रॉस लेन्स होती हैं। तो खो खो खेल में कितने क्रॉस लेन्स होती हैं, खो खो खेल में जो है 8 क्रॉस लेन्स होती हैं। 8 होती हैं या 9 होती हैं या 10 होती हैं या 15, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो खो खो जो हमको पता है, खो खो खेल में कितने क्रॉस लेन्स होती हैं, खो खो खेल में जो है 8 क्रॉस लेन्स होती हैं। और खो खो खेल्स में कितने जो हैं प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, खो खो खेल को खेलने वाले जो होते हैं 9 प्लेयर्स होते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछता है कि किस खेल में कितने प्लेयर्स हैं, तो आप याद रखेंगे कि 9 प्लेयर्स होते हैं। और कितने क्रॉस लाइन्स होती हैं, जो हमारा क्वेश्चन है क्रॉस लाइन, तो उसमें कितनी होती है, 8 क्रॉस लाइन्स होती है, मगर प्लेयर्स जो खेलते हैं उसमें 9 प्लेयर्स खेलते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। अब इसमें आ गया कि क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संस्थान का सैटेलाइट एंड, ये है ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैकिंग हुआ, ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो हमको ऑप्शन दिया हुआ है तुम्बा, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी हासन, और ऑप्शन डी कवालूर। ऑप्शन डी कहाँ दिया, कवालूर में। तो हमको ये भी जानना है कि कहाँ पर स्थित है। तो हमको पता है कि ऑप्शन डी जो कवालूर बेंगलोर में है, वहाँ पर स्थित है ये। जो हमारा ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन है वो कवालूर में उपस्थित है। इसके आगे मैंने एक स्लाइड डाल दी है जिससे आपको समझ में आया कि इसरो के और भी जो संस्थान है कहाँ कहाँ पर है। जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है, आइजैक बेंगलोर में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शैक जो है अहमदाबाद में है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ है, थुम्बा में है। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन कहाँ है, अहमदाबाद में है। इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन नंबर 27, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जो 1929 में जो आईएनसी का जो सम्मेलन हुआ था, तो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पीडी टंडन, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। तो ये क्या थे, अध्यक्ष थे। जो हमारी लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस जो अधिवेशन में क्या किया गया था, इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की क्या करी गई थी, मांग की थी। ठीक है, रावी नदी के तट पर क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। और उस 26 जनवरी को क्या, उसके बाद से ये घोषणा करी है कि हर 26 जनवरी को जो हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसका निर्णय लिया गया था इस अधिवेशन में। तो इसमें ये जो दो तीन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर अगले। तो भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ये आपको पता होगा। तो ये क्या होता है, दक्षिण बिंदु जो है हमारा, भारत का दक्षिण बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट जिसका नाम है वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। पहले तो बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य निकोबार, ये ऑप्शन दिया, तो हमारा क्या आंसर है, ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ये हमारा कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। और यही हम बोल दें कि हमारा जो उत्तर में, जो नॉर्थ में सबसे उत्तर का जो बिंदु है वो कहाँ पर है, वो कहाँ है, इंदिरा कॉल है वो। कौन सा है, इंदिरा कॉल, वो कहाँ पर है, सियाचिन में है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि अगर दक्षिण में पूछ सकता है तो उत्तर का भी पूछ सकता है। तो कौन सा होगा, इंदिरा कॉल कहाँ पर, सियाचिन में। ठीक है, और हमको ये भी, अगर हमने निकोबार की बात करी है, तो अंडमान जो है निकोबार कहाँ पर है, आपको पता है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अंडमान निकोबार क्या है, अलग अलग जो आइलैंड से मिलकर ऐसा बना हुआ है। तो ठीक है, उसका जो राजधानी है वो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में राजधानी है।
ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। कितनी दूरी होती है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच? न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, या ऑप्शन सी प्रधान देशांतर पर, या ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय तिथि पर। तो सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? तो हमको इन ऑप्शन में से हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रधान देशांतर पर होता है, जहाँ पर यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर सबसे कम दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम गोरे। ये थोड़ा हाथों से लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो होप आप समझ सकते हैं इसको। उसको क्या बोलते हैं? गोरे। उसको बोलते हैं गोरे, अंग्रेजी में होता है गोरे। ठीक है, उसके बीच की जो दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, उसको हम बोलते हैं गोरे। तो आप समझ में आ गया आपको कि सबसे कम दूरी किनके बीच में होती है? वो प्रधान देशांतर जो है, या ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ पर था 0 डिग्री देशांतर, वहाँ पर होती सबसे कम दूरी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमसे पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है कि 5, दूसरा दिया गया 7, तीसरा दिया गया ऑप्शन सी जो था 3, ऑप्शन डी जो है 9। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल से किया गया? सुप्रीम कोर्ट का गठन जो आर्टिकल 124 के तहत किया गया है, इसको हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? एक चीफ जस्टिस होते हैं और 30 जो है, कितने होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं और 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश। 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 31 न्यायाधीश होते हैं टोटल, जस्टिस होते हैं, जिसमें से एक चीफ होते हैं और 30 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में होगा। और कम से कम कितने होते हैं? संवैधानिक जो पीठ होती है उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमने आज अपने 15 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं। होप आपको क्वेश्चंस के बारे में जो है सारी जानकारी समझ में आई होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे होंगे। अगर आपको ये 15 क्वेश्चंस का सेट अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हमने क्या करी है, 15-15 का सेट का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिससे अधिकतम लोगों को इससे क्या मैक्सिमम लोगों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।